आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम यही दिया हुआ है। आरएस अग्रवाल में क्या है? वही है। चलिए कोई बात नहीं, नाम सेम है, हालांकि नाम थोड़ा सा अलग भी रहे तो चलेगा हमारा, लेकिन चैप्टर तो हमारा सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, कंटेंट सेम है। यानी कि आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, शुरू करा जाए। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली खत्म किया है। उन दोनों में किसी को कोई डाउट था? नहीं ना। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। देखो चैप्टर नंबर 3 के नाम को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत बड़ा नाम है चैप्टर का, है ना। इसमें आपको सबसे ज्यादा 3 टर्म आपको पहले मालूम होना चाहिए। पहला है हमारा लीनियर, दूसरा है इक्वेशंस और तीसरा है वेरिएबल्स। यानी कि ये 3 टर्म हमारा जो इस्तेमाल हुआ है इस लंबे से नाम में, ये तीनों आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आखिर लीनियर किसको कहेंगे, इक्वेशंस किसको कहेंगे और वेरिएबल्स किसको कहेंगे। यदि ये मालूम चल गया तो आने वाला चैप्टर जो होगा हमारा, या फिर जो चैप्टर के अंदर जो कंटेंट होंगे, सवाल होंगे, वो सारा का सारा आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे आज ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसके सवालों को टच करने से पहले हम लोग इन तीनों टर्म को समझेंगे। इन तीनों टर्म को आप तब समझ पाएंगे जब यहाँ पे लगभग आपको 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि 10 मिनट के बाद आपको ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो समझ में आ जाएंगे, इसका गारंटी है। ठीक है, यानी कि आज हम लोग बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। बहुत आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, लगभग 1 घंटे का क्लास चलेगा आज हमारा। चलिए शुरू किया जाए फिर। हालांकि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर, और आपको मालूम ही है कि हर क्लास शुरू करने से पहले आपको मालूम है सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोग लेते हैं। चलो तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें हमको कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी देना है आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना है, जो कि थोड़ा सा पहले बाद में देंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पहले ही सुन लीजिए। क्या है तरह देखिए ध्यान से। हालांकि इसको शुरू करेंगे पहले यही बता देंगे, चलो उसी समय पूरा बता देंगे। ठीक है, खैर देखिए, पहला हमारा इसमें है वेरिएबल, और इसमें जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने जा रहे हैं इसको आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है ना। जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने वेरिएबल देखा, कांस्टेंट देखा आपने, फिर से टर्म्स भी देखा आपने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देखा आपने, है ना। यानी कि चैप्टर नंबर 2 में लगभग 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स आप पढ़े, उसी का दोबारा इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं इस चैप्टर को समझाने के लिए और इन तीनों वर्ड को समझाने के लिए। ठीक है, तो दोबारा हम लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, लेकिन जरूर। वेरिएबल, कौन बताएगा वेरिएबल का मतलब क्या था? अच्छा, वेरिएबल किस वर्ड से निकला हुआ है? कौन सा वर्ड? वेरी से, VARY, और इसका मतलब क्या होता है? चेंज। चलिए, ऐसा आप मान के चलिए कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तब जाके आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। पहले जो भी आपने सीखा है रहने दो उसको माइंड में, एक तरीके से उसको अलग कर दो। ठीक है, माइंड के कोने में उसको अलग रखे रहो। अब दूसरे कोने में इसको हम लोग यहाँ पे फिट करते चलेंगे। आप ये मान के चलिए कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म था हमारा वेरिएबल। वेरिएबल जो है ना एक नए वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वेरी, यानी कि वेरी वर्ड से ही हमारा निकला है वेरिएबल, और वेरी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, इसका एग्जांपल देंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है इसका ABCDEFXYZ एटसेट्रा। यानी कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट में जो भी नजर आता है उन सब को हम लोग क्या कह देंगे? वेरिएबल कह देंगे। आप जब सवाल बनाते होंगे तो बीच बीच में कहीं ना कहीं ये सब कुछ ना कुछ आता होगा, हालांकि स्मॉल में आता है, कैपिटल में नहीं आता है, स्मॉल में आता है, वो आता होगा, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपने समझ तो लिया कि वेरी वर्ड से निकला हुआ है वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। लेकिन सर चेंज क्या होगा इसमें? एग्जाम्पल भी समझ गए, ए से लेकर जेड तक हमारा जो अल्फाबेट होता है उसी को कहते हैं वेरिएबल। लेकिन सर ये चेंज क्या है? बस समझिए अब ध्यान से। चलिए सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन बनाया, उसमें एक्स का वैल्यू 2 आया। दूसरा क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें एक्स का वैल्यू 4 आ गया। आपने तीसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें एक्स का वैल्यू 6 आ गया। आपने चौथा क्वेश्चन बनाया, उसमें एक्स का वैल्यू 8 आ गया। आपने 5वां क्वेश्चन बनाया, उसमें एक्स का वैल्यू मान लीजिए 10 आ गया। यानी कि आप टोटल
5 सवाल बना चुके हैं, सपोज कीजिए आप, बस आपने टोटल 5 सवाल बनाया, पांचों सवाल में x का वैल्यू कुछ अलग अलग आ रहा है। पहले में 2 आया, दूसरे वाले में 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। यानी कि हर एक, यानी कि पांचों सवाल में हमारा वेरिएबल तो सेम रहा x, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता रहा, बार बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहा। इट मीन्स अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आपने पहला क्वेश्चन बनाया, x का वैल्यू 2 आ गया, दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, फिर उसके बाद 8 आ गया और उसके बाद फिर 10 आ गया। इट मीन्स वेरिएबल का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, x है, x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, बार बार चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है ना वो हर बार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल अब आपको समझ में आ गया। वेरिएबल के बाद हमारा है दूसरा नंबर पे कांस्टेंट। हालांकि ये सब चीज आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, लेकिन आपको क्या मान के चलना है कि हम पढ़े ही नहीं है, तब ज्यादा समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, चलिए कांस्टेंट, या फिर बहुत सारे बुक में इसको कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जाना गया है। तो आप कांस्टेंट बोलो या कांस्टेंट टर्म बोलो, दोनों का मतलब क्या समझा जाएगा, सेम समझा जाएगा। चलो इसमें एक स्टेटमेंट हमको लिखना होता है, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। इसका एग्जांपल देंगे, अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, इनफाइनाइट, यस, एटसेट्रा भी आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, चलेगा। समझिए कांस्टेंट का मतलब आप जो सवाल में 1 2 नंबरिंग है देखते हैं ना, काउंटिंग नंबर, उसी काउंटिंग नंबर को हम लोग कह देते हैं कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि सर आपने लिखा है डू नॉट चेंज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी एग्जांपल इनमें से कोई भी एक एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं। मान लीजिए 7, क्या कभी भी 7 का वैल्यू बदलेगा क्या 7 के बदले में आप 8 लिख दीजिएगा? कभी नहीं। क्या 7 के बदले में आप 9 लिख दीजिएगा? कभी नहीं। अच्छा मान लीजिए इंडिया में 7 है, क्या वही 7 अमेरिका में 9 बन जाएगा क्या वही 7 ऑस्ट्रेलिया में 10 बन जाएगा क्या? नहीं। इट मीन्स कांस्टेंट हमारा वो वैल्यू होता है जो कि कहीं भी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, परमानेंट रहता है। कोई दिक्कत इसमें? तो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस यदि आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दिया था एक्स वाला। और कांस्टेंट हमारा वो वैल्यू होता है जो कि कहीं पे भी चेंज नहीं हो पाएगा, कभी नहीं चेंज होगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो फिक्स रहेगा। 4 के बदले आप कभी 5 लिख दीजिएगा क्या? कभी नहीं, वो हमेशा 4 का अपना वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट के बाद तीसरे नंबर पे हमारा टर्म है, अच्छा टर्म ही है, टर्म। चलिए इसमें हम एक डेफिनेशन लिखेंगे आपके लिए। डेफिनेशन है हमारा, हाँ बिल्कुल याद है लगता है आप लोगों का ना। क्या है युवराज इसका डेफिनेशन? वेरी गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट are known as terms। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसी को कहेंगे टर्म। एग्जांपल देंगे, समझ में आएगा ज़्यादा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2x, ये x है, ठीक है, 4y 8p 10q एटसेट्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, समझिए ध्यान से देखिए। इसको पहले आप ध्यान से देखिए, तो ये 2 हमारा क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। यानी कि एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को आपस में आपने एक साथ लिख दिया, तो जो हमारे सामने बन के आया वो क्या बन के आया? 2x बन के आया। और इसी को हम लोग कह देंगे एक टर्म, क्योंकि डेफिनेशन आप साफ देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। कांस्टेंट हमारा ये होता है, वेरिएबल हमारा ये होता है, इन दोनों का आपस में कंबाइन कर दो, जो रिजल्ट बनेगा उसी को कह देंगे हम लोग टर्म। अच्छा आगे वाला देखो, इसमें हमारा 4 क्या है?
4 कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल, 8 क्या है, p क्या है, वेरिएबल, 10 क्या है, और q क्या है, वेरिएबल। यानी कि हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, और जो रिजल्ट हमारा बन रहा है उसी को हम लोग कह देते हैं टर्म। अच्छा, यदि कोई पूछ दे कि बताओ यहाँ पे टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं, तो कितने टर्म है, 4 टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो 1 2 3 4 टर्म लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब टर्म्स के बाद हमारा आ जाता है चौथे नंबर में, क्या आना चाहिए युवराज, चौथे नंबर में क्या आना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या आएगा, अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलो इसका डेफिनेशन बता सकते हो युवराज, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, बताओ जरा क्या सीखा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बताएं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना ही आसान था ये, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इसमें बहुत सारा टर्म हमारा वही वाला इस्तेमाल होगा जो हमने चैप्टर नंबर 2 में इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसीलिए हम डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात बताइए पहले हमको, टर्म्स में आपने किसको किसको कंबाइन किया था, वेरिएबल को और कांस्टेंट को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग किसको कंबाइन करेंगे, टर्म्स को कंबाइन करेंगे। इट मींस, एग्जांपल आप इसका देखिए, समझ में आएगा ज्यादा। चलिए यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे सामने एक है 2x और एक 4y है, तो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 2x प्लस 4y। अब जरा एक बात हमको बताइए, क्या 2x एक टर्म है, बिल्कुल। क्या 4y एक टर्म है, बिल्कुल टर्म है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है, प्लस का साइन कर रहा है। यानी कि 2x प्लस 4y को आपने आपस में कंबाइन कर दिया और जो रिजल्ट बन के आया उसी को हम लोग कह देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस 4y क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है और इन दोनों टर्म को हमने प्लस के साइन के साथ आपस में कंबाइन कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसका एग्जांपल दुनिया भर का है, एक दो एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। चलिए ये किया हो गया। दूसरा, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, वो भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या है 8p, चलो इस बार माइनस दे देते हैं, 10q। क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी एक टर्म है और ये भी टर्म है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है, माइनस का साइन कर रहा है। इट मींस 8p माइनस 10q इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल इस बार सिखा, तुम बताओ क्या ले सकते हैं एग्जांपल। एग्जांपल तो कुछ भी ले सकते हैं ना, एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। क्या होना चाहिए एग्जांपल, इसमें इतना सोचना क्या है, कुछ भी तो बोल लो, एक टर्म, बस 2 टर्म होना चाहिए उसमें। 7x प्लस 4y, ठीक है, 2 टर्म आ गया इसमें, एक एक्स्ट्रा मेरे तरफ से ले लो। चलो 10x कर लो दोबारा, 10x। अब यहां पे देखो ये 7 है, सेवन एक्स एक अलग टर्म है, 4y एक अलग टर्म है और 10x हमारा एक अलग टर्म है। लाइन कट गया, खैर कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से फिर। 7x 4y 10x, ये तीनों का तीनों हमारा अलग अलग टर्म है ना, लेकिन इन तीनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है, प्लस और माइनस का साइन कर रहा है। इट मींस ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई चलते फिरते पूछ ले कि क्या होता है तो आप बताइएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। बस बात खत्म, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। युवराज थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा, बस बस बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। 4 हो गया, 5 नंबर।
एक तो इतना गर्मी, ऊपर से लाइन कट जा रहा है। ठीक है, बैठ जाओ हल्का सा, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस ठीक है। चलो खैर आगे बढ़े। आज टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऊपर से लाइन और कट जाए क्लास के अंदर हालत खराब है। खैर आगे देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद 5वें नंबर पे हमारा आता है लीनियर, LINEAR, लीनियर। लीनियर का डेफिनेशन आप देखिए यहां पे ध्यान से। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर, पावर का दूसरा नाम डिग्री, हैविंग पावर या फिर डिग्री 1, यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 रहे उसी को हम लोग कह देते हैं लीनियर। एग्जांपल देखिए। हाँ चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एग्जांपल देखिए, इसका समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहीं से उठा लेते हैं, ये वाला 2x + 4y, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + 4y क्या कहता है लीनियर का मतलब? देखो सबसे पहले इसके डेफिनेशन में जाओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, पहला बात। हैविंग पावर 1, यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 रहे उसी को हम लोग कह देते हैं लीनियर। अच्छा अब जरा बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 के बगल में x का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे y का पावर कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1 है। इन दोनों वेरिएबल का पावर 1 1 है। इट मीन्स ये हमारा क्या है? एक लीनियर है। बात खत्म। इसका एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, जैसे चलो यही वाला ले लेते हैं। एग्जांपल और भी ले सकते हैं, लेकिन चलो यही ले लेते हैं, जब हमारे सामने है ही तो ले लेते हैं। कितना है? 8p - 10q। क्या ये भी एक लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे p है और q है और दोनों का पावर 1 1 है। इट मीन्स ये दोनों का दोनों हमारा एक लीनियर है। ठीक है, एग्जांपल और देख लीजिए आप। चलो एक एग्जांपल हम अपने मन से देते हैं आपको। ठीक है, 4x² - 20x + 15, क्या ये हमारा एक लीनियर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर यहाँ पे हमारा 2 आ गया, लेकिन होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। इट मीन्स ये हमारा एक लीनियर नहीं है। तो इसको आप लिख के इस तरीके से काट लीजिएगा, ताकि आप जब सवालों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉरी अपने नोटबुक को देखेंगे ना, तो आपको मालूम चले कि पावर केवल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 वाला पावर हमारा बिल्कुल भी इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 वाला पावर, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला कभी नहीं चलेगा, बस पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लीनियर का मतलब। आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां हो गया। 6वां नंबर देखिए, 5वें के बाद 6वां नंबर। लीनियर के बाद आता है हमारा इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब क्या है? एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आपको ये चलते फिरते भी याद रह सके। इक्वालिटी बिटवीन टू algebraic expressions, इक्वालिटी बिटवीन 2 algebraic expressions। एग्जाम्पल देखेंगे और समझ में आएगा। चलिए 2 एग्जाम्पल हम लोग इसका लेते हैं। पहले वो ऊपर वाला ले लेते हैं, बहुत एकदम शानदार एग्जाम्पल है ऊपर वाला। 2x + 4y, और यहाँ पे हमारा चलो दूसरा एक यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। सपोज मान लो 4x - 20y, बस एग्जाम्पल के तौर पे है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप हमको एक बात बताइए, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ या ना? बिल्कुल है, क्योंकि पावर 1 1 है। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। जब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे और इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन यदि हम दे दे, तो यही इक्वल टू का साइन हमारा कहलाता है इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो यही वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही हम लोग इसको कह देते हैं इक्वेशन। अच्छा एक बार बताइए फिर से दोबारा, इक्वेशन होने के लिए हमेशा हमारे पास कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होना जरूरी है? 2।
तभी तो एक LHS में होगा और एक RHS में होगा। इट मीन्स जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन दे देते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं इक्वेशन। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हालांकि इसका ऐसा एग्जांपल हमारा दुनिया भर का है, कितना लेना चाहोगे, इतना काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां तक समझने के बाद, यानी कि 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को अभी आपने समझा। अब इतना समझने के बाद आप इस चैप्टर के हेडिंग पे जाइए। अब जाइए हेडिंग पे। पहले हमने कहा था जाने के लिए, क्या नहीं कहा था, क्योंकि हमको मालूम था आप हेडिंग पे जाते कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब जरा हेडिंग पे जाइए, तो अब आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा इसमें। पहले जहां जहां हम अंडरलाइन किए हैं रेड मार्कर से, पहले उसको देखिए। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर। तो क्या लीनियर का मतलब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वेशंस, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए, उसी को हम लोग कह देते हैं इक्वेशन। क्या इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ए से लेकर जेड तक जो आपको अल्फाबेट दिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जांपल ए से लेकर जेड तक। क्या ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपने समझ तो लिया, लेकिन यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, पेयर। पेयर मतलब हमेशा 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लेना है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि जब भी आपको इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना होगा तो हमेशा आपको 2 लेना पड़ेगा, हमेशा वो जोड़ा में रहेगा, ठीक है। और एक वर्ड और है हमारा इसमें, 2 वेरिएबल्स। क्लास 8 तक पढ़ाया जाता है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, 9th में भी 1 ही है, और 10th में पढ़ाया जाता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब यहाँ पे है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल देखने को मिलेंगे, 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, आर एस हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, या फिर सी डी हो सकता है, जे के हो सकता है, एल एम हो सकता है। यानी कि हमेशा 2 वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप क्लास 9th के लीनियर इक्वेशन को उठा के देखेंगे, या फिर क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन को आप उठा के देखेंगे, उसमें हमेशा वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हुआ है, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्लास 10th में आपको कितने वेरिएबल मिलेंगे, 2 वेरिएबल मिलेंगे। देखो यहाँ पे इस वाले को देखो आप, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल, 2 वेरिएबल हुआ ना। उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा एग्जांपल, एक पी और एक क्यू, क्या 2 अलग अलग वेरिएबल हुआ, बिल्कुल हुआ। यानी कि क्लास 9th में आपको 2 वेरिएबल मिलेगा और उन दोनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो ये हो गया हमारा 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इसी के साथ आपने चैप्टर के मतलब को भी समझ लिया, इन 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी अब आपने समझ लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मेरे तरफ से आप और ले लीजिए, और यहाँ पे हमारा पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 20x - 13y इज इक्वल्स टू 15x + 17y। चलिए, अब जो हम यहाँ पे पूछेंगे ना, वो आप हमको जवाब देंगे एक एक करके। अब तो आप मालूम चल गया सब चीज। चलिए समझिए पहले ध्यान से, क्या पूछना चाहेंगे हम। सबसे पहले पूछना चाहेंगे, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल है, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म को आपस में कंबाइन किया गया है माइनस साइन के द्वारा। इट मीन्स ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल है, क्योंकि ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, दोनों का आपस में कंबाइन प्लस का साइन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा सवाल, दूसरा सवाल, क्या ये दोनों का दोनों हमारा लीनियर है। बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का दोनों पावर हमारा 1 है, ठीक है। आगे, क्या ये दोनों का दोनों इक्वेशन के फॉर्म में है। बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। यानी कि अब आपने सवालों का जवाब दे दिया, इसका मतलब यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन था, जो कि हम पहले बताना चाहते थे, लेकिन अब जब बताएंगे ना तो आप उसको ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे इस चैप्टर में आपको समझने लायक, वो इतना ही था। अब जो कुछ बताने वाले हैं हम, वो थोड़ा सा अलग चीज है। क्या अलग चीज है, अब जरा उसको आप ध्यान से समझेंगे पहले, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पूरा नाम बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को
इसमें सवाल है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। 3 तरीका कहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। समझिए पहले आप ध्यान से इसको। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीका है। चलिए, सबसे पहला है हमारा बाईग्राफिकल मेथड। बाईग्राफिकल मेथड। दूसरा है बाई अल्जेब्रिक मेथड। बाई अल्जेब्रिक, इसमें जो सवाल दिए हुए ना उसको सॉल्व करने का हमारे पास 3 तरीका है। और नहीं, तीसरा है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड बताएंगे अभी, वो भी मेथड बताएंगे अभी हम। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली सवालों को सॉल्व करने के लिए ना आपको ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या है क्लास में समझेंगे हम लोग, अभी फिलहाल आप समझिए। ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलजेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस क्लास में बीच बीच में एक्सरसाइज में ना आपका वर्ड प्रॉब्लम भी दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से खत्म करने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले इन तीनों को अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे, और इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि ये वाले मेथड को। यानी कि चैप्टर में सबसे पहला सवाल जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इस मेथड से करेंगे, बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मेथड से, और दूसरा हमारा इससे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और तीसरा लास्टली जाके हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को। देखिए यहाँ पे हम आपका एक कंफ्यूजन जो है ना दूर कर देना चाहते हैं। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के बीच बीच में ही ठूस दिया गया है, मतलब बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एक सवाल बनाए और 4 वर्ड प्रॉब्लम बता दे, फिर एक सवाल बनाए नॉर्मल वाला, फिर 4 वर्ड प्रॉब्लम बता दे। नहीं, उससे आपका मोमेंटम बिगड़ जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके क्लास में एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर रुपीज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, फिर फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके बुक में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड से जितने सवाल बन सकते हैं उसको बनाएंगे, उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे, और उसके बाद फिर चैप्टर के अंत में हम लोग बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। और वर्ड प्रॉब्लम्स में ही हमारा समय सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हमको अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और आप गहराई से जान लीजिए। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड आपको पढ़ना होता है, 3 मेथड। सबसे पहला हमारा इसमें है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन। नाम सुना होगा आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है हमारा इसमें एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है आपका, तीसरा क्या है युवराज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझिए यहाँ पे अभी आपको डाउट हो रहा होगा, बताएंगे हम पूरा। सबसे पहले तो आपको मालूम चल गया कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 3 अलग अलग हिस्सों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला अलजेब्रिक मेथड से जितने सवाल हो सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट में। अब यहाँ पे आप समझिए, अभी जो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं वो हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड को। तो आप पहले इसके बारे में समझ लीजिए। अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों को 3 मेथड पढ़ना होता है, लेकिन जब से कोरोना आया है इन 3 मेथड में से हमारा एक मेथड हट गया है, वो है हमारा लास्ट वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस वाले को आप काट दीजिएगा, इस वाले को हम लोग पढ़ने वाले भी नहीं है। यानी कि अलजेब्रिक मेथड में हम लोग मात्र 2 मेथड ही पढ़ेंगे, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इसको खत्म करने के बाद चलेंगे ग्राफिकल मेथड में, इसको खत्म करने के बाद फिर चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, चलो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था। तो इस प्रकार का फ्लो डायग्राम आप अपने बुक में कॉपी में बना लीजिएगा, ताकि आपको मालूम चले कि कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए क्या है, देखो ध्यान से। जिस बच्चे के पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसको तो फिर सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिलेबस जो वो डिलीटेड सिलेबस है।
यानी कि जिसके पास नया एनसीईआरटी बुक है वो बिल्कुल आपका सही बुक है, उसमें वही उतना ही पढ़ना है जितना आपके बुक में दिया गया है। तो जिसके पास एनसीईआरटी बुक नया है उसके लिए ये हम नहीं बता रहे हैं, जिसके पास एनसीईआरटी बुक पुराना वाला है उसके लिए हम बता रहे हैं। आप अपने बुक में एक्सरसाइज 3.1, 3.5, 3.6 और 3.7, 3.7 बेसिकली हमारा ऑप्शनल है, वो तो आता ही नहीं है। तो ये 4 एक्सरसाइज आप अपने बुक में काट लीजिए, क्योंकि ये सब का सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जिसके पास एनसीईआरटी नया है वो उसके लिए नहीं था ये, जिसके पास नया बुक है उसके लिए तो नया बुक है ही, उसमें कुछ कटेगा नहीं। लेकिन जिसके पास एनसीईआरटी बुक पुराना है उसमें आप एक्सरसाइज काटिए 3.1, सबसे पहले निकालिए 3.1, जल्दी जल्दी 3.1 निकालिए, 3.1 काटो, उसके बाद फिर 3.5, 3.5 काटो, 3.5 सिखा जल्दी, 3.5 के बाद 3.6 काटो, 3.6 हो गया। और 3.7 बेसिकली ऑप्शनल होता है, वो तो आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको काट लो, उसको बनाना नहीं है। हाँ, यानी कि 3 एक्सरसाइज ही आपको इस बार पढ़ना है। ये जो है ना कोरोना के टाइम से चल रहा है और हमेशा अब ऐसा ही चलेगा, क्योंकि नया एनसीईआरटी बुक हमारा पब्लिश हो चुका है, अब हमेशा ऐसा ही हमारा चलेगा। तो एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 यही 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं। कोई दिक्कत इसमें? और इन 3 एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग इन तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, उसके बाद पहले अलजेब्रिक मेथड, उसके बाद ग्राफिकल मेथड और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में भी सबसे पहला मेथड कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्लिमेशन नहीं है साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा, ठीक है? इसको मिटा दें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। सबसे पहले 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने के बाद आप ये डायग्राम, फ्लो डायग्राम बेसिकली आप जरूर बनाइएगा, ताकि आपको मालूम चले कि कैसे कैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए मिटा दें, शुरू करते हैं फिर। क्या हो गया? आप बोलते ना ध्यान मत दो, नई चीज पे ध्यान। अच्छा, तो मतलब अभी हमारे एग्जाम में कोई तुमसे पूछेगा केमिस्ट्री का स्पेलिंग, बोल देना कि सर ही तो बोलते हैं, बुलाना चीज बोलते हैं, वैसे भूल गए। चलो खैर शुरू करते हैं हम लोग। आज अपना पहला क्या था? बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में भी सबसे पहला मेथड कौन सा हमारा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला मेथड हमारा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इससे हम लोग बेसिकली सवाल बनाने वाले हैं, ठीक है? सवाल बनाने से पहले ना हम लोग लिखेंगे लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब कि वो उस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हो तो एक यूनिफॉर्म में जाते हो, टाइम पे आते हो, एक अपना स्टैंडर्ड टाइम पे आते हो, है कि नहीं? यानी कि जो आप काम करते हो अपना एक स्टैंडर्ड तरीके से करते हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है ना? चलिए, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हम लोग पहले लिखेंगे, उसके मतलब को समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे, तब आपको समझाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि उसके बिना फिर ये हमारा अधूरा है, ठीक है? पहले आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। वेयर, इसमें कुछ शर्त भी है। वेयर ये लिखना पड़ेगा, इसके बिना तो अधूरा हो जाएगा पूरा। वेयर a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers and a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, उसके बाद a2 is not equal to 0 और b2 is not equal to 0। बहुत लंबा तगड़ा हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, समझना पड़ेगा, समझिए ध्यान से। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि आपको मालूम चले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारा सवाल का जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, चलो वो हम लोग अभी सवाल बनाएंगे ना तो आपको दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, एक हमारा रियल नंबर है। अब रियल नंबर का मतलब शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हम आपको एक बार याद दिला देते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए रियल नंबर का सीधा सा मतलब होता है रैशनल और इरैशनल, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। अब इसका आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। एग्जांपल हमारा 2 हो जाएगा, -2 -4 5/7 0 एटसेट्रा। 0 हम लिखे होंगे तो शायद आपको घबराहट आ गया होगा कि सर 0 रैशनल नंबर है। बिल्कुल है, 0 हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q, लेकिन q हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ऊपर में हमारा 0 चलेगा, नीचे में 1 चलेगा, लेकिन कभी भी नीचे में 0 नहीं चलेगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 0। इट मीन्स ये 0/1 के फॉर्म में है तो चलेगा हमारा। ठीक है, तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। इरैशनल का एग्जांपल आप देख लो, √2 √3 √5 √7 एटसेट्रा। अच्छा, क्या √4 एक इरैशनल नंबर है क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 2 हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा वैल्यू 2 होता है, इसलिए हमारा √4 जो है वो एक रैशनल नंबर, सॉरी इरैशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हमने लिखा है। हमने अभी फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जो आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख रहे थे, ये सबका सब हमारा क्या है, रियल नंबर है। यानी कि वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं कुछ इस प्रकार के, और इरैशनल भी हो सकते हैं कुछ इस प्रकार के, रूट वाले भी हो सकते हैं। और इसमें हमने एक और कंडीशन ऐड किया है कि a1 का वैल्यू और b1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि हमारा a1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और b1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इट मीन्स 0 × x 0, 0 × y 0, तो ये 0 हो गया पूरा, ये पूरा 0 हो गया। तो c यहाँ पे रह के क्या करेगा, केवल c रहेगा, तो क्या वो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने कहा यहाँ पे कि a1 और b1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से a2 और b2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब इन दोनों को हम लोग एक साथ कह देते हैं, ये भी आपके बुक में दिया गया है, इसीलिए आपको ये जानना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ कह देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो कुछ हार्ड नहीं है इसमें, इन दोनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं बस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बस आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग, साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बस इन दोनों को एक साथ कहने का तरीका हमारा बस ये नाम है और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटा सा जानकारी आपके लिए हमने दिया जानबूझ के इतना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर हम लोग क्या आगे पढ़ने वाला है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड को। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे सवाल को लिखिए। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड के अंदर सबसे पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद चलेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, लेकिन सबसे पहले इसका क्वेश्चन आप लिखिए। पहले एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन लिखो 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सवाल दिया गया है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ना सवाल ये कह रहा है कि देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सवाल दिया गया है। इसको सॉल्व करो किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद x और y दोनों का वैल्यू निकाल के दिखाओ। युवराज अभी सॉल्व मत करो, पहले देखो जरा, क्योंकि हम इसमें तरीका थोड़ा सा बताने वाले हैं और उसी प्रोसीजर के साथ आपको पूरा चलना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। सवाल को सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि क्या ये दोनों का दोनों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये हमारा इस प्रकार का लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को हम लोग इधर लेके आ गए हैं तो बराबर 0 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार से क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए इसको, यानी कि ये हमारा कहाँ से आया? ऊपर से आया, ये वाला से। तो अब इसको जरा मैच करो कि क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। चेक करते हैं। जैसे ही आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है। देखो साइन से कोई मतलब नहीं है हमको, साइन प्लस माइनस चलेगा, साइन से कोई मतलब नहीं है। बस आप ये देखो कि x के जगह पे x है कि नहीं, y के जगह पे y है कि नहीं। देखते हैं जरा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सही है। यहाँ पे a1 है, यहाँ पे क्या है? 7 है, यानी कि a1 का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। आगे बढ़िए फिर, यहाँ पे y है, वहाँ भी y है। यहाँ पे b1 है, वहाँ पे कितना है? माइनस 15, यानी कि b1 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 15 हो गया। उसके बाद यहाँ पे c1 है, c1 का वैल्यू वहाँ पे कितना है? माइनस 2। तो पहला वाला तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नीचे वाला देख लीजिए, यहाँ पे x है, वहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ पे a2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, यानी कि a2 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे y है, वहाँ भी y है। यहाँ पे b2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि b2 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे c2 है, c2 की जगह वहाँ कितना है? माइनस 3, यानी कि c2 का वैल्यू कितना हुआ? माइनस 3। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यही चीज आप मिटा दो, क्योंकि ये चीज हमारा कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऊपर के सवालों को देख लेते हैं और वो पहले ही बोल देते हैं कि नहीं सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्या? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाने के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू के जो इधर नंबर है उसको इधर लेते आओ, उधर बराबर 0 हो जाएगा हमारा, और उसके बाद मैच कर लो, आ जाएगा हमारा। चलो अब इसका जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप उसको देखिए, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो लिखा हुआ है सवाल आप उसको एक बार ऐसे ही लिख दो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखिए अब मेरे बातों को ध्यान से लिखो मत अभी, क्योंकि यदि ये गड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखने के लिए टाइम देंगे और समझ जाएंगे ना, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वो अपने भी बना लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अपने सॉल्यूशन आप बना रहे हैं। सबसे पहले आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये आपको करना है पहले। इस वाले को आपने माना इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को आपने माना इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। मतलब कि हम लोग निकाल लेते हैं पहले वाले का, ठीक है। चलो आप इसमें काम करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट नंबर का। तो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप लिखिए पहले यहाँ पे 7x - 15 बराबर 2। हमने क्या किया है यहाँ पे, हम जो है ना इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल यानी कि x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे 15y भी है ना, वही तो छूट रहा है, 15y है वो, कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे ये y है, अच्छे से लिख देते हैं 15y, ठीक है। चलिए अब इसमें से आपको x का वैल्यू निकालना है, निकालिए। 7x 2 प्लस 15y, x का वैल्यू कितना होगा? 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा निकला x का वैल्यू, ये भी फिलहाल हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब इस x के वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में आप डालेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्यों डालेंगे? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप डालोगे ना, दोबारा घूम फिर के हमारा फिर यही चीज आएगा। इसीलिए कभी भी याद रखिए आप, जब भी आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, आपने निकाला किस इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाला है x का वैल्यू, और इस x का वैल्यू हमेशा आपको किस में पुट करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सेकंड से निकाले हैं तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड में आप x के वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है पहले आप वो लिखो, क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब हमको पुट क्या करना है, जल्दी बोलो। x का वैल्यू पुट करना है, तो x हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग ये पूरा वैल्यू रखेंगे, 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक बार बताइए, नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे अब आपको एलसीएम जैसा कुछ दिख रहा होगा, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम 7 आएगा, एलसीएम 7 आएगा, तो 2 प्लस 15y वो तो उतना ही रहेगा, प्लस 14y। कैसे किया आपने? सॉल्व करके किया है ना। चलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, यानी कि इस पूरे से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा हमारा। तो क्या रह जाएगा? 2 प्लस 15y प्लस 14y इज इक्वल टू 7 3 जा 21। आगे अब यहाँ पे आइए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, इसको सॉल्व कीजिए आप। ये 2 को ना पहले इन दोनों को आप ऐड करो, कितना आएगा? 29y बराबर 21 माइनस 2। हमने क्या किया? इस 2 को उधर भेज दिया हमने, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लो। 29y इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 9/29, यानी कि y का वैल्यू आपने निकाला 19/29, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अच्छा एक बार बताइए, 19 का वैल्यू हमको एग्जैक्ट आ गया, सॉरी y का वैल्यू हमको एग्जैक्ट आ गया 19/29। क्या x का वैल्यू एग्जैक्ट आया है क्या? नहीं, x का वैल्यू तो हमने ये निकाला है, क्या यही वैल्यू आप लिखेंगे एग्जैक्ट? नहीं, इसका वैल्यू भी हमको कुछ इस प्रकार का लाना पड़ेगा। तो अब ये जो y का वैल्यू आया है, इस y के वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहली बार जब आप x या फिर y का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो जिस इक्वेशन से आपने निकाला है उसी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, दूसरे वाले में पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, तो हमने किस में पुट किया? x का वैल्यू सेकंड में पुट किया, और सेकंड में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गया y का। अब इस y का वैल्यू आप दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, पहले वाले में भी या फिर दूसरे वाले में भी, किसी में पुट कर दीजिए। तो आप पुट बेसिकली उसी में कीजिएगा जो कि थोड़ा सा देखने में आसान लगे। सेकंड नंबर आसान लग रहा है हमारा, तो यहां पे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्यों हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं y का?
क्योंकि सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा आसान है, छोटा लग रहा है हमारा, ठीक है, तो वो हमारा इजिली निकल जाएगा। चलिए सेकंड क्या इक्वेशन पहले आप वो पता करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। इसमें कोई दिक्कत युवराज? आगे बढ़ते हैं। तो x का वैल्यू निकालना है आपको, तो x रहने दो, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है इसका 19/29 बराबर 3। सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 29 बराबर 3, कुछ नहीं है तो वहां पे 1 है, एलसीएम लीजिए 29, तो ये होगा हमारा 29x प्लस 30। हाँ ये भी हो सकता है आप जैसे 38/29 है, हाँ उसको लगाते x इक्वल्स टू 3 माइनस 38/29 को कैसे नेगेटिव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आता है उधर करके। हाँ वो भी सही है, चलो वही, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। इतना तक आगे बढ़ गया, नहीं तो एक काम कर लो ना, वही कर लो, हां वो डायरेक्ट चलो वही कर लो, नहीं तो ये भी सही है होता, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा सा लंबा चल जाता। चलो ये कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ चलो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। चलो युवराज के बाद पे ही रह जाते हैं, x इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 38/29। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। अब 29 इंटू 3 कितना होता है 87, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 87 माइनस 38, 49/29, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। तो अब यहाँ पे आप नीचे में करो, हैंस x इज इक्वल टू 49/29 कॉमा y इज इक्वल टू 19/29, और इसको ऐसे करके एक बॉक्स में आप ऐसे घेर देंगे, बस बात खत्म। यही हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, लिख लिए, बात करें कुछ। चलिए देखिए, इसमें हमेशा क्या दिया रहेगा आपको, दो सवाल दिया रहेगा, यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको हमेशा दिया रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे। आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहला मान लेंगे, दूसरे वाले को दूसरा मान लेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से किसी में से एक का x या फिर y का वैल्यू आप निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, आप चाहते तो सेकेंड इक्वेशन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, x का या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे वो वैल्यू दूसरे वाले में पुट करेंगे। जैसे अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, हमने इस x के वैल्यू को किस में पुट किया, सेकंड वाले में किया। तो जब आप जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा घूम फिर के हमारा वही आ जाएगा, ठीक है। तो किस में पुट करेंगे, फिर दूसरे वाले में, जो बच गया उसमें पुट करेंगे। उसमें आप पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारा निकलेगा, या तो x या तो y निकलेगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे y निकला क्योंकि हमने x का वैल्यू पुट किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमको जब y का वैल्यू निकल गया, अब इस y के वैल्यू को आप दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से किसी में भी चलेगा हमारा। तो हमने किस में पुट किया था, सेकंड में किया था। क्यों, क्योंकि सेकंड वाला इक्वेशन हमको बड़ा सा आसान दिखने में लग रहा था, तो चूंकि हमारा आसानी से बन जाता, तो सेकंड वाले में हमने डाल दिया। और सेकंड वाले में जैसे हमने इसके वैल्यू को डाला तो हमारा x का वैल्यू 49/29 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली x का वैल्यू भी आ चुका है और y का वैल्यू भी आ चुका है, और इस तरीके से हमारा बन गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा इसको ना हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इस x के वैल्यू को उठा के इस वाले x के जगह पे डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। यानी कि यहाँ पे x को हमने x नहीं रहने दिया, बल्कि x के वैल्यू को हमने पुट कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया। जैसे आपके क्लास में मान लीजिए स्कूल में, जैसे मान लीजिए मैथ का टीचर नहीं आए हैं आज, तो मैथ के बदले में दूसरा टीचर आके क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सब्स्टिट्यूट में आते हैं कि नहीं आते हैं। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे x, इस x के वैल्यू पे हमने इस वाले पूरे x को डाल दिया हमने यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आपको डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सवाल और बनाया जाए इससे, चलिए बनाते हैं जरा, एक सवाल इसका और बनाते हैं।
चलिए सेकंड सवाल लिखिए। दूसरा सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका सवाल दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन को हम लोग बनाएंगे। चलिए आप लोग पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में जो डाउट रहा गया होगा, हालांकि रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई डाउट रहा गया होगा तो आप लोग एक बार यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। सबसे पहले आप जो एक बार लिखा हुआ है उसी को लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मालूम है युवराज यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? क्या? नहीं, पहले इसको 1 मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि बेसिकली हम लोग ना हर बार पहले वाले से ही इसको निकालना चाहेंगे, ठीक है? आसान रहता, अच्छा लगता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इससे आप x का वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 14 माइनस y। यहाँ पे हमारा निकल चुका है x का वैल्यू, कोई दिक्कत इसमें? चलिए x का वैल्यू आपने निकाला 14 माइनस y। अब इस x के वैल्यू को पुट करना है किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। वेरी गुड, पुटिंग the value of x in equation second क्या था हमारा इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए x की जगह पे क्या डालेंगे? 14 माइनस वाई। x की जगह पे हमने डाला 14 माइनस वाई, और यहाँ पे हमारा माइनस वाई तो पहले से है ही, बराबर 4, ठीक है? अच्छा, इसमें ना आप एक काम और कर सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हैं? इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अच्छा लगता है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बन जाता है हमारा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपने x की जगह पे डाला ना 14 माइनस वाई, तो रीजन लिख दो क्या? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 3। पहले वाले क्वेश्चन में भी कर लीजिएगा, जो हमने यहाँ पे बताया ना उसमें भी आप कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें हम छोड़ दिए थे, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला भी आपको कर लेना पड़ेगा। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, क्या दिक्कत है? और यहाँ पे रीजन लिख दो फ्रॉम 3, तो टीचर भी देखेंगे तो आप उनको भी मालूम चलेगा कि अच्छा, मतलब बच्चा जो है ना यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू यहाँ पे डाला गया है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगता है बेसिकली, ठीक है? आगे अब बताओ युवराज, चला बताना कितना बनेगा? माइनस वाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस ना, तो -2y, ठीक है? आगे उसके बाद -2y को आप इधर रहने दो, 4 और ये 14 हो जाएगा तो -14, -2y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -10 बाई -2। अब जरा देखो, माइनस से माइनस कट गया, और ये कितने बार में? 5 बार में। इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना? y इज इक्वल टू 5। ये हमारा निकल गया, y का वैल्यू हमारा निकल गया 5। अब इसके वैल्यू को हमको पुट करना है, y के वैल्यू को आप पुट करो, तो यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अच्छा, एक बार बताइए, इस y के वैल्यू को हम लोग किसी में भी पुट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी में भी पुट कर सकते हैं। आप किस में करना चाहेंगे? फर्स्ट में? किसी में भी कर लो, आसानी है दोनों। चलो फर्स्ट में कर लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले ये बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x का वैल्यू कितना है? अच्छा, वही तो निकालना है हमको, x निकालना है, प्लस y का वैल्यू कितना निकाला हमने? 5 बराबर 14। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आ गया 5। हैंस x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 लिख के एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दो, और ये आपका बन गया। बस, कोई झंझट नहीं, समस्या नहीं, आसान था बेसिकली हमारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा ऐसे ही बनता है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें,
चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मेरे बातों को 1 मिनट पहले आप ध्यान से सुनिए। अगले वाले क्लास में यदि ऐसा कुछ हमको दिखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में और बताना चाहिए तो अगले वाले क्लास में 1-2 क्वेश्चन होगा तो और सब्स्टिट्यूशन मेथड का बताएंगे। यदि ऐसा कुछ खास नहीं रहा इसमें तो फिर हम लोग चलेंगे अपने एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे। क्या हो गया? एक क्वेश्चन है जो आपको बताना पड़ेगा। बाई में कौन सा? एनसीईआरटी बुक में s माइनस टी स्क्वायर और नीचे में जो है नंबर वो बाई डिवाइड में डिवाइड वाला है। अच्छा बता देंगे इसमें क्या है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से 1-2 क्वेश्चन हमको और बताना पड़ेगा जैसे आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के 1-2 सवाल को और सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस। पिछले वाले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मेथड को शुरू कर चुके थे। अलजेब्रिक मेथड के सबसे पहले वाले टाइप को हम लोग भी शुरू कर चुके थे। पहला टाइप था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोगों ने टोटल 2 सवाल बनाए थे। 2 सवाल था ना हम लोगों का, हाँ, यानी कि 2 सवाल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर बना चुके थे। और आपका डाउट है कि सर थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला भी होता है वो भी बताइए, रूट वाला होता है वो भी थोड़ा बताइए, है ना, पॉइंट वाला होता है वो भी बताइए। तो हम लोग एक एक करके हर एक प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी कि आज भी हमारा क्लास सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही चलेगा और आज ही हम लोग एलिमिनेशन मेथड को भी पढ़ेंगे और उसको भी खत्म करेंगे। यानी कि आज हम लोग पूरी तरीके से अलजेब्रिक मेथड को खत्म करने वाले हैं और इसका जो 2 मेथड है हमारा, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन, दोनों को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए इसका आप सवाल नंबर 3 लिखो। 3 क्यों? क्योंकि 2 हम लोग कल बना चुके थे, है ना, कल 2 सवाल बनाए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है s माइनस टी, ये आपके बुक का है याद रखिए। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और उसके बाद है s बाई 3 प्लस क्या है t/2 t इक्वल टू 6। ये आपके पास सवाल दिया गया है। कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। देखो बहुत बार ना यहाँ पे s के जगह पे या तो x रहेगा या तो y रहेगा, इस प्रकार का रहता है। लेकिन s आ गया तो क्या कोई घबराने वाली बात है क्या? नहीं, इसको भी कैसे ट्रीट करेंगे, x के जैसे y के जैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, वेरिएबल है। लेकिन खैर इसमें आपको दिक्कत होता है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जरा इसको देखा जाए। इसका सॉल्यूशन देखिए, लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही, लेकिन थोड़ा सा तरीका हमारा चेंज रहेगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करते थे याद कीजिए, तो जो हमारा दिया हुआ रहता था उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते। पहले आप पहले लिखो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, इसमें कुछ आपको गड़बड़ नजर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में मारा आ गया। फ्रैक्शन में रहेगा तो भी चलेगा, आप इसको सॉल्व करके इस रूप में लाएंगे तो भी चलेगा, हमारा कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है। चूंकि चलो हम लोग इसको फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं। क्या है, s बाई 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब आपको मालूम है ये वाला हम लोग मानते थे फर्स्ट इक्वेशन और इसको अच्छे से लिखो थोड़ा, ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम लोग मानते थे सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक का वैल्यू हम लोग निकालते थे ना। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं काम किसका, फर्स्ट का। चलिए यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आप सेकंड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा फर्स्ट से क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, सहूलियत रहता है। तो फर्स्ट हमारा कहता है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो s का, 3 प्लस टी, ये हमारा निकला s का वैल्यू। और इसको आप चाहें तो क्या मान सकते हैं, हाँ इक्वेशन नंबर आप इसको 3rd मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको करना है पुटिंग the value of s इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालेंगे इसका वैल्यू, सेकंड में। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन है हमारा s बाई 3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। चलिए अब यहाँ पे ध्यान आपका होना चाहिए, हमको यहाँ पे s का वैल्यू डालना है, तो क्या डालेंगे इसका वैल्यू 3 प्लस टी, और नीचे में तो ऑलरेडी हमारा 3 था तो 3 रहेगा यहाँ पे, प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आप लोगों को,
एलसीएम दिख रहा होगा, तो 3 और 2 एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। आप जरा देखिए यहाँ पे, इस 3 से आप 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस टी में, यानी कि पहले आप ऐसे करो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस टी में, इसके बाद प्लस इसका बताइए कितना आएगा, हाँ 3t आ जाएगा बराबर 6। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आ जाइए, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बाई 6 इज इक्वल्स टू 6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं बस और कुछ नहीं। अब आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, चलिए बताइए 6 प्लस कितना t होना चाहिए 3 और 2 5t बराबर 6, और यहाँ पे भी हमारा 6 है। क्या दिख रहा होगा अब आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको आप 1 से करोगे तो 6 प्लस 5t ही रहेगा, और 6 से 6 को करोगे तो 36 आ जाएगा। हाँ नहीं कैंसिल कैसे होगा, मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी है, इक्वल टू का साइन है ना, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग। आगे 5t को आप इधर रहने दो, 36 में 6 को माइनस करो, 5t इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू सॉरी 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 बाई 5, इट मीन्स t इज इक्वल टू 6। t का वैल्यू निकला, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कितना है 2, एक s है और एक t है, तो t का वैल्यू निकल गया। अब इस t का वैल्यू आप उठा के किसी में भी डाल दो, पहले में दूसरे में या फिर तीसरे में, s का वैल्यू निकल जाएगा। ये t एक और कौन सा है, वहाँ पे तो एक ही है ना, कहाँ पे, यहाँ दो ये नहीं नीचे नीचे, ये वाला हाँ उसके बाद ही यहाँ पे, हाँ वो ये t कैसे आ गया वहाँ पे, यहाँ पे कहा गया हमारा, ये एक t और एक ये t, हाँ अरे यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे हमारा s है ना, इस s का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के डाले हैं 3 प्लस t, और ये तो t हमारा पहले से है। अच्छा आप यहाँ पे रीजन नहीं लिखे हो इसीलिए घबरा रहे हो ना, आप रीजन लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस एक हमारा छूट गया था, इसको लिखना, आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हमको निकालना है s का वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में आप t का सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किस में आप डालना चाहोगे, नहीं फर्स्ट में मत डालो, हाँ चलो फर्स्ट में भी आप डाल सकते हो, थर्ड में भी डाल सकते हो, सेकंड में भी, लेकिन भूल के भी आप सेकंड में मत डालना क्योंकि लंबा चल जाएगा हमारा। तो आप पहले में या तो तीसरे में डाल दो, क्योंकि पहला और तीसरा आसान दिख रहा है हमको, तो आप पहले में डाल दो इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। चलिए s का वैल्यू हमको निकालना है, माइनस t का वैल्यू कितना निकाला आपने 6 बराबर 3, तो बताइए s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि s इज इक्वल टू 9। t का वैल्यू आ गया कितना 6, s का वैल्यू आ गया 9, तो आप यहाँ पे लिखो हैंस s इज इक्वल टू 9 कॉमा t इज इक्वल टू 6, हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब जरा देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, इस प्रकार का सवाल आपको और भी मिलेगा आपके बुक में, जब आप बुक को बनाएंगे ना तो आपको ऐसा भी सवाल मिलेगा। देखो मिलेगा क्या ना, यहाँ पे s है, यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला वाला इक्वेशन तो बड़ा सिंपल दिख रहा है हमारा, उसको वैसा रहने दो, दूसरे वाले इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके इस रूप में ला लो। कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, बताइए क्या लिखा हुआ है दूसरा वाला, s/3 प्लस 6, इसको आप पहले यहाँ पे सॉल्व कर लो, 3 2 6 आएगा हमारा एलसीएम, कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी कि आपको यदि इस प्रकार का फ्रैक्शन वाला दिख जाए तो आप पहले क्या करोगे, पहला तो जैसा हमारा है वैसा ही रहेगा नॉर्मल, क्योंकि वो बड़ा सिंपल सा है।
दूसरे वाले को आप इसको सॉल्व करके इस रूप में ला लीजिएगा, तब आप बनाइएगा तो भी आंसर सही आएगा, और इस प्रकार से आप इसको बनाते चलेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि पहला वाला आप जैसा है, यदि पहला वाला आसान है तब तो उसको रहने दो, यदि दोनों का दोनों फ्रैक्शन में है तो दोनों को पहले सॉल्व कर लो और फिर इस तरीके से करके आगे बनाओ। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए खैर, मेरा पहला वाला सवाल बन गया, आगे बढ़े। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम लोग रूट वाला, क्योंकि आपका डिमांड था कि सर एक रूट वाला भी बताइए। एनसीईआरटी का लेंगे बस, हालांकि कहीं से भी क्वेश्चन लो ना, क्या फर्क पड़ता है, आप किसी से बुक से बनाइए। चलिए क्वेश्चन है हमारा रूट 2x प्लस 3y, रूट 2x प्लस 3y, सॉरी रूट 3y, रूट 2x प्लस इक्वल टू 0, उसके बाद क्या है रूट 3, एक मिनट, रूट 3x रूट 8y बराबर 0। चलिए ये हमारा यहाँ पे सवाल दिया गया है, बनाते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद है हमारा रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। अब आपको मालूम चल गया हम लोग क्या करने वाले हैं। इसको आप पहला इक्वेशन मानो, इसको आप दूसरा इक्वेशन मानो, क्या है ना। चलिए अब आगे किसी दूसरे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो। किसका निकालेंगे? पहले वाले में से x का निकाल लेते हैं हम लोग, बेसिकली हर बार वही करते हैं तो वही करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या कहता है इक्वेशन फर्स्ट हमारा? रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। चलिए जरा देखिए मेरे बातों के यहाँ पे ध्यान से। रूट 2x इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस में उधर जाएगा तो रूट माइनस रूट 3y हो जाएगा। ठीक है, आगे x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई कितना? रूट 2। अब इसको क्या मान लो आप? इक्वेशन थर्ड मान लो, बस। आगे अब इस x के वैल्यू को उठा के आपको किस में डालना है? इक्वेशन नंबर सेकंड में, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर है 0 के। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको x कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो इस x के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं ये पूरा। ठीक है, क्या आएगा देखिए, रूट 3 तो रहेगा, इनटू x के जगह पे ये डालेंगे क्या? माइनस रूट 3y बाई रूट 2। ये आप इसको कैसे कर लो, माइनस रूट 8y तो हमारा रहेगा यहाँ पे पहले से है, तो रूट 8y बराबर 0। चलिए अब यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब आप बताएंगे हमको यहाँ पे। चलिए ये कॉमन सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं हम। रूट 3 इंटू रूट 3, लेकिन किस में? माइनस में, यानी कि 3y सॉरी माइनस 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y, कुछ नहीं नीचे तो 1 है, बराबर 0। यहां तक तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इतना यदि आपने कर लिया है तो अब आपको क्या दिख रहा है जरा बताइए तो? एलसीएम दिख रहा है। रूट 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो रूट 2 आएगा। चलिए जरा यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो बेसिकली हमारा एलसीएम रूट 2 आएगा। बताइए अब हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस 3y होगा, माइनस 3y माइनस माइनस, समझिए अब ध्यान से, 1 से आप उसको डिवाइड करोगे तो रूट 2 आएगा। रूट 2 इंटू रूट 8 यानी कि रूट 16, लेकिन किस में? माइनस में, यानी कि माइनस रूट 16y बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कर लेते हैं पहले एक एक करके। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए आप हमको पहले, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है हमारा, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं हम लोग। इस पूरे को 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि -3y माइनस रूट 16y इज इक्वल्स टू, तो यहां पे अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इस ऊपर वाले को 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा हमारा, 0 से √2 को करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब जरा यहां पे देखिए ध्यान से, -3y माइनस यहाँ पे √16 है, √16 का मतलब है सिंपली हमारा कितना आना, √4 नहीं, केवल 4, तो -4y बराबर 0। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, -7y बराबर 0, y इज इक्वल्स टू 7, एक मिनट सॉरी नहीं, y इज इक्वल्स टू 0 बाई -7, y इज इक्वल्स टू पिटाएगा, 0 बाई -7 दिख रहा है तो 7 कैसे आएगा, 0 आएगा ना, तो y इज इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को आपको कहां पे डालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट करो, चल हाँ ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में आप पुट करना चाहेंगे जल्दी बताइए, किसमें, फर्स्ट में नहीं, मेरे हिसाब से ना आप y का वैल्यू थर्ड में पुट करो क्योंकि आसान लग रहा है थोड़ा। हमारे पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। अब तीसरे में कर दो इस बार पुट, पहला दूसरा तीसरा। चलिए तीसरे में आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, x इज इक्वल्स टू -√3y बाई √2। ठीक है, इसमें यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब x इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा थोड़ा सा नीचे, x इज इक्वल्स टू -√3 इंटू y का वैल्यू कितना निकाला आपने, 0 बाई √2। x इज इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से -√3 को तो क्या आएगा, 0 बाई √2। इट मीन्स x का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना कि सर x का वैल्यू भी 0, y के वैल्यू भी 0, बिल्कुल ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा 0 0 देख लिया घबरा गए नहीं, ऐसा नहीं करना है, आंसर ऐसा आ सकता है और आता भी है, आप इसका चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर सेम है। आप यहाँ पे लिखिए फिर हैंड्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये हो गया इसका आंसर। तो एक रूट वाला भी हमने बता दिया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, चलिए एक पॉइंट वाला बता देते हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार जल्दी से आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएं इसको। चलिए सवाल नंबर 4 हो गया, 5 लिखिए। 5 एक पॉइंट वाला बताते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी बुक वाला ही। अच्छा लगेगा ना कि सर बना दिए, हमको बनाना नहीं पड़ेगा फिर दोबारा बना के लाओगे तुम लोग। चलो बहुत अच्छा, जो बना लिया अच्छा है, जो नहीं बनाया है वो दोबारा बनाएगा। ऐसा नहीं कि सर एक बार बना दिए तो अब हम नहीं बनाएंगे, नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, और जिस बुक से बनाना उस बुक से बनाओ, कहीं पे डाउट आए क्लास में आके पूछ लो, और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर लेंगे क्या। चलो सवाल नंबर 4 लिखो, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्या है सवाल नंबर 5, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, उसके बाद 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। चलिए ये हमारे पास सवाल दिया गया है, बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा देखिए जरा ध्यान से। हाँ एक पॉइंट वाला बच रहा था, ये वाला है, देखिए सॉल्यूशन इसका।
सबसे पहले 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है। समझिए, मैथ की दुनिया में ना, याद रखिए, हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे, आगे जितना भी यानी कि जीवन में कभी भी आप आगे मैथ पढ़िएगा ना, हमेशा आपको डेसिमल से बचना है। ये हम हर क्लास में बताते हैं, आप लोगों को भी शायद बहुत बार बता चुके होंगे। मैथ की दुनिया में डेसिमल दिखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या क्रिएट करता है। एक बार यदि कहीं पे गलती हुआ, पता नहीं लगेगा कि गलती हो चुका, पता नहीं चलेगा कि गलती हो गया, और गलती हो चुका है और सारा सवाल हमारा खत्म। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉइंट से हमेशा बचो। यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट से अच्छा है कि आप इसको फ्रैक्शन मिला दो। फ्रैक्शन में आता है ना, तो काट उठ के आंसर लाया जा सकता है आसान तरीके से। पॉइंट से भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, कंफ्यूजन होगा, कैलकुलेशन लंबा तगड़ा करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। ये हमारा पहला इक्वेशन था, तो क्या हम लोग इसको पहला इक्वेशन मान लें? नहीं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तब इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानेंगे। चलिए जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि यदि हमारा ये 0.2x लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको 2/10x लिख सकते हैं। पॉइंट घटा रहे हैं तो आगे प्लस 0.3y, इट मीन्स 3y बराबर बाई 10 इज इक्वल टू 13/10। इतना लिख सकते हैं। इतना में किसको दिक्कत हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, आगे बढ़िए। एलसीएम इन दोनों का लेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। आगे बढ़िए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 130। अब हम लोग इसको मानेंगे अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको मानेंगे पहला। अब समझे क्यों ऐसा हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको भी सॉल्व कीजिए। 0.4x है, इट मीन्स 4x/10 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 0.5y है, इट मीन्स 5y/10 लिख सकते हैं, बाई 23/10 लिख सकते हैं। यहाँ तक में दिक्कत किसी को है तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं। फिर एलसीएम 10 कितना आएगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताइए और इसका आंसर जल्दी बताइए फटाक से। 4x प्लस 5y को 10 से करेंगे 40x प्लस 50y 230। अब इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारा जो आसान तरीका है वो उससे बनने वाला है, यानी कि पॉइंट को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में करने के बाद आप उसको सिंपल इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ। अब जो हमारा सवाल बनेगा बिल्कुल सही बनेगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते थे हम लोग, यानी कि एक्स से वैल्यू निकालते थे। तो आप यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है युवराज? इक्वेशन फर्स्ट 20x plus 30y was 230। 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 130। चलिए इससे आप x के वैल्यू को निकालिए, तो 20x इज इक्वल टू 130 माइनस 30y, x इज इक्वल टू 130 माइनस 30y डिवाइडेड बाई 20। इसको आप क्या मानेंगे? इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या इतना आया है, जरा देखो जल्दी। x का वैल्यू 130 माइनस 30y/20 इतना आया है? नहीं, आंसर नहीं, तुम लोग जो बना रहे हो आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आंसर अभी थोड़ी आएगा, अभी लंबा चलेगा। आगे putting the value of x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, जल्दी बोलिए? इन इक्वेशन सेकंड। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहता है? 40x प्लस 50y इज इक्वल टू 230। चलिए पुट करते हैं। 40 इंटू
x है, तो x का मतलब यहाँ पे क्या है जल्दी बताइए। x मतलब उसका जो वैल्यू आया 30 130 माइनस 30 बाई 20 20, मतलब कि इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़े, प्लस 50y बराबर 230। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा। इसका आएगा 5200 क्या हाँ, 2 जीरो है ना? सॉरी 5200 माइनस 1200 1200 y बाई 20 प्लस 50y बाई 1 बराबर 2301, इसलिए लिखते हैं ताकि एलसीएम लेने में आसानी लगे और समझ में भी आ जाए। चलिए इन दोनों का एलसीएम बताइए। 20 एलसीएम आया, इसका मतलब 5200 माइनस 1200 y प्लस कितना 1000 y बराबर 230। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आगे। 5200 इसको यहीं पे कर लेते हैं, माइनस कितना माइनस 200 y बराबर 20 इज इक्वल टू 230। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इट मीन्स ये हमारा 5200 माइनस 200 y रहेगा इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 2 2 4 4600। ठीक है आगे, अब माइनस 200 y इधर रहने दो, 4600 माइनस इसको कर देंगे उधर 5200 माइनस 200 y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे कितना आएगा 00 माइनस 800। एक मिनट रुकिए, 00 12 में 6 घटाएंगे तो 600 आएगा ना, तुम 1200 कैसे बोल रहे थे, 1200 में हम नहीं बोले थे, 600 आएगा 50 2 52, लेकिन किस में माइनस में, और अब आपको मालूम है माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाइए, अब कितना इधर बच गया 200 y ना, 200 y बराबर 600 y बराबर 600 बाई 200। अब 1020 1020 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू कितना आया 3 आया। अब x का वैल्यू निकालना है आपको, तो आप इस y के वैल्यू को किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में सेकंड में और थर्ड में, तीनों में से किसी इक्वेशन में आप डालेंगे आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में डालना चाहेंगे जल्दी बताइए, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में या थर्ड में, फर्स्ट में। चलिए हाँ फर्स्ट में डाल देते हैं, 20x प्लस 30y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 20x प्लस 30y बराबर कितना है 130 है। चलिए जरा देखिए ध्यान से, 20x प्लस 30 इंटू वाई कितना 3, 20x प्लस 90 बराबर 130, 20x बराबर 130 माइनस 90, 20x बराबर कितना 40, x इज इक्वल टू 40 बाई 20, x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया, इट मीन्स हैंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। हो गया आंसर इसका, बस इतना ही करना है इसमें। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड हार्ड है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हार्ड नहीं है, आसान है ना। बस आपको तरीका इसमें मालूम होना चाहिए कि यदि पॉइंट में है तो पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करके नॉर्मल नंबर में लेके आ जाओ, ठीक है, तभी जाके हमारा सवाल बन पाएगा। अब जरा सोचो, मेरे बात को जरा ध्यान से सुनना,
जब हम लोग इतना सॉल्व करने के बाद, यानी कि इस तरीके से लाने के बाद हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना लंबा बन रहा है और इतना टाइम लग रहा है, तो सोचो कि पॉइंट वाले में कितना समय लगता फिर, बहुत, यानी कि इसका डबल टाइम उसमें लगता। इसीलिए पॉइंट, और गलती भी होने का संभावना था क्योंकि पॉइंट गलती करता है, इसलिए पॉइंट को पहले हटाओ, फ्रैक्शन में लाओ, फ्रैक्शन के बाद इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, उसके बाद सॉल्व करो, आसान तरीके से बन जाएगा। आगे बढ़े, और यहीं पे हम समझते हैं कि मेरा जो ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो खत्म होता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब इसको आप मिटाइए। हाँ, ऑल लाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब हम लोग इसके सेकेंड मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, इट मीन्स एलिमिनेशन मेथड। मिटा दे पूरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड नंबर यहाँ पे लिखिए, एलिमिनेशन मेथड। जैसे ही बनता है पहले उसको निकालना होगा, y and x की वैल्यू भी y x में तो इसको करके m आ जाएगा। कौन सा सवाल है? और थर्ड नंबर थोड़ा सा हार्ड। सेकेंड, अच्छा देखें क्या सेकेंड है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अच्छा है। आरे से निकालने का हाँ अच्छा, एक मिनट सुनिए पहले, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सॉल्व, समझिए पहले सवाल को सुनिए, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ये कैसे बनेगा बताते हैं। सबसे पहला तो आपको पहले, चलो पहले बोलो तो पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, है कितना है? 2x 2x + 3y + 3y = 11 = 11, उसके बाद 2x - 2x - 4y = -24 और आगे कुछ लिखा हुआ होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, y = क्या दिया हुआ है? mx + 3। इसमें पूछा गया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। समझिए यहाँ पे, हाँ ये सवाल बिल्कुल आपका सेकंड नंबर सवाल है, बताते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को, यानी कि इन दोनों के मदद से, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y का वैल्यू निकालते थे, आप पहले वो कर लो। यानी कि जो सवाल दिया हुआ है नीचे वाला, उसको पहले आप भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सवाल दिया हुआ है आपको, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू आप निकाल के लेके आ जाओ, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा हिंट दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, x, चलो मान लीजिए कि आप यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये आपका दिया हुआ है y = mx + 3। अब करना कुछ नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने y का वैल्यू निकाला 3, मतलब कि इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा, कुछ भी तो आएगा ना। मान लेते हैं कि y का वैल्यू आपने निकाल लिया 3, तो y की जगह पे उसका वैल्यू 3 लिख देंगे, बराबर m आपने नहीं निकाला, वही तो निकालना हमको, तो m का m लिखेंगे, इनटू मान लीजिए कि x का वैल्यू आपने निकाला कितना, चलो मान लो 2 + 3 तो पहले से है, चलो उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 3 = 2m + 3, ठीक है, बस एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। उसके बाद आप इस 3 को इधर लेके आ जाओ, 3 - 3 = 2m, यानी कि 0 = 2m, इट मीन्स 0/2 = m, इट मीन्स 0 = m, मतलब कि m का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है, लेकिन एक्चुअली में m का वैल्यू 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ और आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बस अनुमान से y का वैल्यू और x का वैल्यू कुछ और रख दिए थे। इसी तरीके से वाला बनेगा, बन जाएगा। अब चलिए, अब हाँ ये हमको बताना भी चाहिए था, खैर आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा ना। अब चलिए आगे, अब लिखिए आप सेकेंड मेथड इसका, एलिमिनेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सेकेंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना कितने लोगों को आता है? हमको भी आता है। आता है, चलो जिसको आता है अच्छी बात है।
जिसको नहीं आता है उसके लिए और अच्छा बात है, और जिसके लिए जिसको कन्फ्यूजन है उसके लिए भी अच्छा ही बात है। चलिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए अच्छा बात इसलिए है क्योंकि वो पूरा नीचे से ऊपर तक समझेगा, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से वो समझ पाएगा। सबसे पहले सवाल लेंगे, लो बुक पकड़ो, सवाल लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सवाल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और उसके बाद है फिर हमारा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा यहाँ पे सवाल दिया गया है, बनाए। चलिए देखिए ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, एलिमिनेशन का मतलब, सॉरी, एलिमिनेशन वर्ड जो है ना, एलिमिनेट वर्ड से निकला गया है। एलिमिनेट का मतलब उसका हटा दो, एक का वैल्यू को खत्म कर दो, है ना। चलिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन आप पहले देखिए। जो पहला लिखा हुआ है उसको तो आप वैसे लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसके बाद 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको आप मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसा हम लोग पहले करते थे, है कि नहीं। पहले यहाँ पे देख लो, आगे हमको करना क्या होता है ना, इसमें यहाँ पे भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 3y है, यानी कि यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी x, यहाँ भी y। x और y किसी दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग पूरी तरीके से हटा देते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन। कैसे हटाएंगे, देखिए ध्यान से। यदि आप इसके x को और इसके x को हटाना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पे एक तरीका करना है, क्या, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। मतलब कि अभी आपको समझ में आएगा क्या हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, समझिए ध्यान से। हम क्या करने जा रहे हैं ना, इस इक्वेशन के इस वाले x को और इस इक्वेशन के इस वाले x, इन दोनों को हम लोग काटने जा रहे हैं, पूरी तरीके से हटाने जा रहे हैं। तो जब हम इसके x को और इसके x को हटा देंगे तो बचेगा क्या, केवल हमारा y बचेगा। और ये हटाने के लिए हमको कहीं ना कहीं इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ यहाँ पे बात बन पाएगा। सेम करना है। चलिए अब इस पूरे वेरिएबल, सॉरी, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आएगा। क्या नीचे वाले में आपने कुछ किया है, कुछ नहीं किया, तो उसको आप जैसा का तैसा लिखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमको हटाना किसको है, x को हटाना है। तो यहाँ पे बताओ, इसका भी साइन पॉजिटिव में है, इसका भी साइन पॉजिटिव में है। जब दोनों का साइन पॉजिटिव में हो तो हम लोगों को करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, और जब दोनों का साइन ऑलरेडी अपोजिट में हो तो करना पड़ता है एडिशन। बताएंगे एग्जांपल देखिए पहले। तो यहाँ पे हमको करना है सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो सब्ट्रैक्शन में आपको मालूम है साइन चेंज हो जाता है। तो यदि ये हमारा नीचे वाला प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इट मीन्स ये दोनों का वैल्यू खत्म, है ना। अब बच क्या गया हमारे पास, प्लस प्लस, यानी कि कितना, 5y इज इक्वल टू 6। इट मीन्स y इज इक्वल टू 6/5। हाँ, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने ना, ये आपको समझना पड़ेगा। समझना कहाँ है, 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, इन दोनों इक्वेशन में से हमेशा किसी एक इक्वेशन को आपको कंप्लीटली हटाना है। आप चाहे तो x को हटा सकते हैं, आप चाहे तो y को हटा सकते हैं। हमने किसको हटाना सोचा, x को। x को यदि हम हटाना चाहेंगे तो नीचे 2y है तो ऊपर वाला भी तो 2y होना चाहिए। बिल्कुल, x को हटाइएगा तो y का वैल्यू मिलेगा, और y को आप हटाइएगा तो x का वैल्यू मिलेगा। तो हमने यहाँ पे हटाने के बारे में किसको सोचा, x को। तो भाई आप x को हटाओगे तो नीचे 2x है तो ऊपर भी तो 2x होना चाहिए, इसीलिए हमने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या बन गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 बन गया। और नीचे में हमने कुछ नहीं किया था तो वो जैसा का तैसा रह गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा था कि सर इन दोनों का साइन जो है ना बिल्कुल सेम है, प्लस प्लस में। तो काटने के लिए हमको क्या करना चाहिए, साइन को अपोजिट करना चाहिए। अपोजिट करने के लिए करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जब इतना आपने किया तो y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस y के वैल्यू को पुट करना है,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में y के वैल्यू को आप पुट करना चाहेंगे, पहले या दूसरे में? इसमें दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में कर देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट हमारा था सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, बस इतना ही था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे अब? 6/5 लिखेंगे, इतना हो गया हमारा। चलिए x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, इस 6/5 को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा कन्वर्ट। चलिए आगे बढ़िए। x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम बताइए। एलसीएम 5, फिर 25 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू, जल्दी बताइए फटाक से, इतना लेट क्यों लग रहा है? 25 माइनस 6 19/5, यानी कि x का वैल्यू आ गया 19/5 और y का वैल्यू आ गया था हमारा 6/5। हैंस x इज इक्वल्स टू 19/5 कॉमा y इज इक्वल्स टू 6/5। क्या बन गया आप लोगों का? अभी आंसर आया? आंसर मैच कर लो। x का वैल्यू है 19/15, सॉरी 15 नहीं है, 5 है, 19/5 और y का वैल्यू है 6/5। आगे बढ़े। देखो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आसान होता है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा कम समय में और जल्दी बन जाता है बेसिकली। हो गया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए इसी के अंदर, और बनाएंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए 10x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 2, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, ठीक है। 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग मिलके बनाते हैं, जरा देखिए ध्यान से। किसका? जो बताए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अच्छा वो वाला, चलो इसको देखो ध्यान से। सॉल्यूशन ध्यान इधर होना चाहिए। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। इसको आप मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए इस बार हम आप लोगों से पूछेंगे, कौन से वेरिएबल को आप हटाना चाहोगे, x को या y को? y को हटाओ, इसमें समझदारी इसी में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप y को हटाओगे ना तो देखो यहाँ पे हमारा 3y है, यहाँ पे 5y है। इट मीन्स इन दोनों को हटाने के लिए सेम करना पड़ेगा हमको, और सेम करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो हमारा 15 हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, इक्वेशन फर्स्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो? 5 से। एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। इट मीन्स आप इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो 5 से, और इक्वेशन सेकेंड को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो 3 से। क्यों? क्योंकि अभी देखिए ध्यान से, इसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो किससे? 5 से, और इसको 3 से। क्योंकि यदि आप 5 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप हटाना किसको चाह रहे हो? y और y को, तो ये दोनों हमारा 15y हो जाएगा, और इसे हमारा हट जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इस पूरे को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से। कितना बनेगा जल्दी जल्दी बताओ। 50x प्लस 15y 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 36 37 375। अब इसको करो, इसका होगा 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। चलिए अब आप हमको बताएंगे, आप हटाना किसको चाह रहे थे? y को, और ऑलरेडी इसमें दोनों का साइन नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव नहीं अपोजिट है, तो क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन या एडिशन? एडिशन करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन हम लोग तब करते हैं जब हमारा साइन हमें दोनों का दोनों क्या हो? एक जैसा हो, ठीक है। लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी हमारा क्या है?
अपोजिट है। देखो पहले समझो, सब्ट्रैक्शन हम लोग कब करते हैं, जब हमारा साइन जिसको आप हटाना चाह रहे हो उसका साइन पहले से सेम हो, यानी कि अपोजिट साइन करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी अपोजिट में है, इट मीन्स हम लोग करेंगे यहाँ पे एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन। और एडिशन में याद रखिए जो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, याद रहेगा, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। तो अब आप सिंपली आप काटोगे, इससे इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव था। तो चलिए क्या बचेगा, 68x 68x बराबर, इसको प्लस कर देंगे, 5 3 8 7 3 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4 408। चलिए x इज इक्वल टू 408 बाई 68, ये पक्का कटेगा। 8 45 अच्छा का 48, 6 बार में कट करके देखते हैं, 36 4 40, हाँ 6 बार में कटेगा पूरा। कितने बार में, 6 बार में, यानी कि x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा आंसर। x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस इक्वेशन में करना चाहोगे, सेकंड में, चलो सेकंड में कर लो। क्या है इक्वेशन सेकंड, 2x हाँ 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। चलिए 6 इंटू 6 माइनस 5y बराबर 11, 36 माइनस 5y बराबर 11। चलिए माइनस 5y इधर रहने दो, 11 माइनस 36 कर लो इधर, ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल टू, चलिए माइनस कीजिए, माइनस 25, और इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल, y इज इक्वल टू 25 बाई 5, y इज इक्वल टू 5। तो बताइए हैंड्स x का वैल्यू कितना निकाला आपने, यहाँ पे लिख लो, हैंड्स x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 5। बस हो गया आंसर हमारा। x का वैल्यू आपने 6 निकाला और y का वैल्यू आपने 5 निकाला, बस बन गया। अब इसमें जो आपको बात ध्यान में रखना है वो ये है, देखो पहला बात, आपको ना 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को आपको हटाना है। पहले ही आप ये सोच लो कि किसको हटाना है, और हटाने के लिए आपको मालूम है ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़े तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो केवल 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये x दोनों वाला कॉमन सॉरी सेम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं हो रहा था y वाला, तो हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, फ्रैक्शन वाला, उसी में दिक्कत होता है आप लोगों को ज़्यादा, है कि नहीं। 2 हो गया, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। चलिए मान लीजिए यदि किसी बच्चे को इन दोनों क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो आप तीसरे वाले क्वेश्चन में अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है x बाई 2 plus 2y by 3 2y बाई 3 equals to माइनस 1। उसके बाद क्या है, x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3, यही सवाल है। चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमारा ये फ्रैक्शन में है। पहली बात, फ्रैक्शन को रिड्यूस करके एक इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। सॉल्व करते हैं, चलिए देखेंगे आप ध्यान से। यहाँ पे पहला हमारा क्या है, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। क्या बनेगा, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है,
इसको आप 1 से करोगे तो वही रहेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ पे किसको दिक्कत है बताओ जल्दी? नहीं दिक्कत है ना? तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। आपको मालूम है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। एलसीएम बताइए जल्दी। एलसीएम 3 कितना होगा? 3x माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 3x माइनस वाई ही रहेगा और 3 3 जा 9 बन जाएगा जी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो हाँ या ना। चलिए अब जरा यहाँ पे एक बात हमको बताइए। पहले इक्वेशन हमारा पहला यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे है। इन दोनों इक्वेशन में से आप कौन से वेरिएबल को हटाना चाहोगे, एलिमिनेट करना चाहोगे? एक्स वाले को। देखो बिल्कुल युवराज इस बार सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स वाले को यदि आप हटाएंगे तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x। इट मीन्स इस बार हमको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हट जाएगा। ठीक है? क्यों मल्टीप्लाई नहीं करना है? क्योंकि जिसको आप हटाने जा रहे हो वो दोनों तो ऑलरेडी सेम है, लाइक टर्म है। ये भी 3x है, ये भी 3x है। लेकिन यदि आप y को हटाने जाते तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। अच्छा चलो बताओ, यदि मान लो कि हम y हटाने वाले हैं तो किसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये बताओ। नीचे वाले को 4 से। हाँ, नीचे वाले को 4 से करना पड़ता, ऊपर वाले को नहीं करना पड़ता। ऊपर वाले को क्यों करेंगे? वो तो पहले से 4 है हमारा। नीचे वाले को केवल यदि हम लोग 4 से कर देते तो ये 4y पहले से है और ये हमारा 4y बन जाता। लेकिन हम लोग इसको क्यों करने जाए जब हमारा पहले से यहाँ पे दिया हुआ है 3x और 3x। चले तो अब यहाँ पे आप कीजिए। नाउ मल्टीप्लाई करने की इस बार जरूरत नहीं है क्योंकि जिसको हम हटाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी लाइक टर्म में है। ठीक है? क्या है? पहला हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और दूसरा क्या है? 3x माइनस वाई 9। चलिए अब बताएगी शिखा, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको हम हटाने जा रहे हैं उन दोनों का साइन पॉजिटिव में है और पॉजिटिव वाला क्या हटेगा कभी नहीं, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट में हमेशा क्या होता है? साइन चेंज होता है। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 3x और 3x हमारा कैंसिल। ठीक है? हाँ, ये हमारा 1y और ये 4y। इट मीन्स 5y इज इक्वल टू -15। y इज इक्वल टू -15 बाई 5। इट मीन्स y इज इक्वल टू -3। अब इस y के वैल्यू को आप पहला इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन किसी में पुट कर दो, निकल जाएगा x की वैल्यू। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ना, y इन इक्वेशन किस में पुट करना चाहेंगे? फर्स्ट में। चलो फर्स्ट में ही कर लो, क्या दिक्कत है? इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू कितना? -3 बराबर -6। चलिए 3x माइनस 4 3 12 बाई बराबर -6। 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12। 3x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 बाई 3। x इज इक्वल टू 2। सही है? चलो अब यहाँ पे आप लिख दो लास्ट में हैंड्स x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू -3। बस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के 3 सवालों को सॉल्व किया और कल हम लोग 2 किए थे ना, तो 3 2 5 यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने टोटल 5 सवालों को सॉल्व किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा रूट वाला भी था, फ्रैक्शन वाला भी था, डेसिमल वाला भी था, अलग अलग प्रकार का था। तो उसमें हमको 5 सॉल्व करना पड़ा। हाँ, और एक ही हमारा इस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग बेसिकली 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और इससे टफ एलिमिनेशन मेथड में और सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं आता है।
बन जाएगा। अब कौन सा वर्ड प्रॉब्लम, हाँ वर्ड प्रॉब्लम का अलग सीरीज चलेगा। याद कीजिए हमने इस चैप्टर को 3 हिस्से में बांटा है। पहला अलजेब्रिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड और तीसरा वर्ड प्रॉब्लम। तो हमारा यहाँ पे आज पूरी तरीके से ये जो था हमारा अलजेब्रिक मेथड दोनों खत्म होता है, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। यानी कि कल क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहीं पे हमारा जो दोनों मेथड था अब अलजेब्रिक मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो हमारा पूरा खत्म होता है। अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग शुरू करेंगे अपना ग्राफिकल मेथड। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कहीं पे डाउट रहा हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में एंड हैव अ नाइस डे।